रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ आपके बीच इसलिए हूँ कि मैं उत्पादकता आंदोलन को महत्वपूर्ण मानता हूँ। जैसा कि आपने यहाँ होने वाले भाषणों में सुना है, उत्पादकता आत्म सुधार और श्रेष्ठता की उपलब्धि की हमारी आकांक्षा का अनिवार्य अंग है, जो किसी भी जीवंत समाज का भाग होना चाहिए। विश्व में स्थिर कुछ भी नहीं रहता। जो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता वह पीछे चला जाता है। हमारी जनता की आकांक्षाओं का विस्तार हो रहा है। शेष विश्व में भी परिवर्तन घटित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी या अर्थशास्त्र के विषय में यथास्थिति से संतुष्ट हो जाने का आशय है विस्मृति के गर्भ में विलुप्त हो जाना। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और देख चुके हैं कि अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन घटित हो सकता है, तेज गति से आ सकता है और वांछनीय दिशाओं में किया जा सकता है। उत्पादकता की अनेक तकनीकी परिभाषाएं दी गई हैं। उत्पादकता से संबद्ध प्रबंध विषयक अध्ययन की एक पूरी शाखा विकसित हो चुकी है, लेकिन उत्पादकता को उद्योग और परिवहन तक सीमित नहीं किया जा सकता। कृषि को शामिल करना भी पर्याप्त नहीं है। हमें राष्ट्रीय अध्यवसाय की सभी शाखा प्रशाखाओं में उत्पादकता का समावेश करना चाहिए। उत्पादकता अनिवार्यतः सर्वोत्तम तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के उद्योग से धन, साज सामान, प्रौद्योगिकी, बौद्धिकता और जन साधनों का अधिक से अधिक वैज्ञानिक उपयोग करने का नाम है। स्वतंत्रता के बाद के 55 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था के तकनीकी आधार को बहुत अधिक व्यापक बनाया है और साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक शोध और प्रशिक्षण तथा प्रबंध कौशल जैसी पूरक दिशाओं में भी प्रगति की है। यद्यपि समग्र उत्पादन की दृष्टि से विश्व में हमारा स्थान 10वां है और यद्यपि हमने अनेक विशिष्ट उद्योग स्थापित कर लिए हैं, फिर भी अभी तक अधिकांशतः हमारा देश एक विकासशील देश है। गरीबी आज उतनी दारुण नहीं है जितनी पहले थी, फिर भी वह बनी हुई है। अभी भी हम लोगों को एक सभ्य जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। किसी विकासशील देश में विकसित देश की अपेक्षा सरकार की जिम्मेवारियां जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेरक शक्ति प्रदान करनी होती है और यह सुनिश्चित बनाना होता है कि सभी लोग मिलजुल कर सामंजस्यपूर्वक काम करें। जब हमने स्वाधीनता प्राप्त की तो हमारे सम्मुख 2 मुख्य उद्देश्य थे। अध्यक्ष महोदय, पहला यह कि लोगों को राजनीतिक प्रक्रियाओं में पूरी तरह भागीदार बनाया जाए, जिससे
उनमें यथार्थ रूप में यह भावना जगे कि वे स्वयं कर्ता धर्ता हैं। दूसरा यह कि अपनी आर्थिक शक्ति का ऐसे ढंग से निर्माण करना जिससे हम राष्ट्रीय स्वाधीनता और अखंडता के लिए आने वाली हर चुनौती का सामना करने में समर्थ हों तथा एक जमाने से चली आ रही गरीबी और समानता की समस्याओं से लोहा ले सकें। हमने इन्हीं उद्देश्यों से अपने संविधान का निर्माण किया और योजनाबद्ध विकास का सिलसिला शुरू किया। स्वयं संविधान में इन दोनों प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति है। यह सोचना ठीक नहीं है कि संविधान का मूल अधिकारों से संबद्ध अध्याय ही स्वतंत्रता का संपूर्ण उद्घोष है। नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय में निर्दिष्ट धाराओं के बिना मूल अधिकारों का अर्थ केवल उन लोगों की स्वतंत्रता होगी जो संपन्न हैं, परंतु लोकतांत्रिक उपकरणों के लिए अधीरता के कारण हम यह बात भूल बैठे कि सभी उपकरणों को कुशलता से काम कर सकना चाहिए। हमने अनेक उपकरणों को राष्ट्र की समग्र आवश्यकताओं का ध्यान रखे बिना मनमाने ढंग से काम करने की अनुमति दे दी। हमें तिरस्कारपूर्वक पिलपिला राष्ट्र कहा जाने लगा, जिसका तात्पर्य यह था कि जहां बल देना चाहिए था वहां हमने बल नहीं दिया तथा सभी तरह की अनुशासनहीनता और शिथिलता को सहन किया। मैं इसे एक आरंभ ही मानना चाहूँगा। पिछले वर्ष की प्रगति को मजबूती देने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। सरकार ने योजना लागत में वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं तथा लाइसेंस प्रणाली आयात नियमों को सरल और उदार बनाया है। इस कोशिश में समाज के सभी वर्गों को हाथ बटाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र लोगों की आलोचना का विशेष विषय रहा है। यह आलोचना कुछ सीमा तक ठीक भी थी, लेकिन ज़्यादातर यह गलत उद्देश्यों से की गई। कुछ लोग अवश्य ऐसे थे जो सचमुच चाहते थे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता में सुधार हो, लेकिन अन्य अनेक लोगों ने इसे सरकार पर प्रहार करने का एक माध्यम बनाया और हमारी समाजवादी व्यवस्था को बदनाम करना चाहा। पिछले वर्षों में हमने कुछ ऐसे उपाय किए हैं जिनके कारण सार्वजनिक क्षेत्र की गाड़ी अब ठीक से पटरी पर चलने लगी है। ये उपाय हैं प्रबंध संबंधी नए तौर तरीके, साज सामान के भंडार का अधिक अच्छा हिसाब किताब और रखरखाव आदि।